एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन हब। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स का एक ब्रीफ वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा। और अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उनसे पढ़ रहे हैं, तो आप बेफिक्र रहें, क्योंकि ये वीडियो देख के आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और जैसे कि हमारा एजेंडा रहता ही है कि 1 घंटे की वीडियो के अंदर बच्चे भी बोर हो जाते हैं और बीच में लिंक भी टूट जाता है। तो इसलिए हम अपनी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 मिनट का रखते हैं और सब कुछ कवर करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है MOT, जो कि क्लास 11th का चैप्टर है। क्लास 11th केमिस्ट्री का टॉपिक है ऑफ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। इसे जो MOT है, इसका मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नाम से पता चल रहा है कि अब हम ऑर्बिटल्स की तो बात करेंगे, पर किसके अंदर? मॉलिक्यूल्स के अंदर। यहाँ पर बात होगी मॉलिक्यूल्स के अंदर की ऑर्बिटल्स के बारे में। मतलब इसको ऐसे समझिए कि पहले हमने अपनी पढ़ी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही थी कि एक एटम है A, उसकी 1s ऑर्बिटल दूसरे एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करके बनाती है एक मॉलिक्यूल। यानी कि उन्होंने ये कहा कि मॉलिक्यूल के अंदर ऑर्बिटल्स तो होती हैं, पर किस तरीके से? ओवरलैपिंग में होती हैं। यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करती हैं और उसके बाद मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, पर जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो ये कहती है कि ये क्या है? ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ हुआ ओवरलैपिंग। ठीक है, पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, एग्जिस्ट होती हैं, पर मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में आए, मतलब मिले, और ओवरलैपिंग जैसा कुछ नहीं हुआ, पर क्या हुआ? 2 नए ऑर्बिटल्स बन गए। चाहे आप इन्हें भी ऐसे ही बना सकते हैं, समझने के लिए बात चल रही है कि भाई 2 ऑर्बिटल्स आए और वो आपस में मिले और उनसे क्या बनी? मॉलिक्यूल बना, और मॉलिक्यूल के अंदर भी नई ऑर्बिटल्स बन गई। यानी कि ये जो हैं ये होती हैं हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये दोनों हमारी हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी कि आप ये समझिए कि हम किसी भी एटम की प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से हैं। जैसे कि मेरे पास कार्बन है, मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे बता पाऊँगा? प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप इसकी सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ बताने के लिए इसकी क्या जांच करोगे? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी वजह से आती है? ऑर्बिटल्स की वजह से, कि भाई 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही है ऑर्बिटल्स के ऊपर। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पता चल जाए, यानी कि अगर मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पता चल गई, तो मैं उसकी फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाऊंगा। और अगर मुझे एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी पता चल गई, तो मैं फिर क्या चीज़ निकाल पाऊंगा? मैं उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी? ऑफ अ मॉलिक्यूल। मैं सारी प्रॉपर्टीज़ बता पाऊंगा उस मॉलिक्यूल की। तो ये एडवांटेज रहा हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या क्या चीज़ें बताएगा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई थी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बताएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल का, चाहे वो O2 हो, N2 हो और H2 हो, कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है, उसका नेचर कैसा है? वो डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? डायामैग्नेटिक होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेट के पास आते ही थोड़ा सा रिपेल हो जाए, वो होता है डायामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक वो होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी भी मैग्नेट के पास आकर के थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाए, वो होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अब चलते हैं हम इसके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी हमने आपको बताया था एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ में इंटरमिक्स हुई या जो भी हुआ,
उससे उसने दो नई ऑर्बिटल्स, कौन सी ऑर्बिटल्स? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाई। दो उसने नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाई। ये होती हैं हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये जो थी ये होती है हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो आपको पता होगा ना, आपने पढ़ लिया होगा VSEPR। नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पर VSEPR थ्योरी का वीडियो है, आपको लिंक दिख रहा होगा, आप उस लिंक पे जाइए और देखिए। तो उसका डीमेरिट ये था कि वो क्वांटमली बात नहीं कर रहा था, यानी कि वो ऑर्बिटल्स के ऊपर बात नहीं कर रहा था, वो ऊपर ऊपर से बातों को समझा रहा था कि शेप ऐसी होगी, ज्योमेट्री ऐसी होगी, ठीक है। और इसकी एक डीमेरिट को ठीक किया हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप सभी जानते हैं वो ऑर्बिटल्स के ऊपर बात करती है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के ऊपर बात करती है, ठीक है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी कुछ कमियां थी जिस वजह से बर्थ हुआ हाइब्रिडाइजेशन का, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद में हम पढ़ रहे हैं अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेस्ड थी किस पे? क्वांटम के ऊपर। छोटी छोटी प्रिसाइज चीज़ों की बात कर रही थी, ऑर्बिटल्स की बात कर रहे थे। उसी तरीके से जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये बात करती है वेव मैकेनिक्स की। वेव मैकेनिक्स यानी कि इसने वेव मैकेनिक्स की बहुत अंदर तक बातें यूज़ की हैं, किसके अंदर? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के इस कॉन्सेप्ट के अंदर। अभी आपको समझ में आएगा, अभी आपको समझाएंगे किस तरीके से। सबसे पहले डी ब्रोगले की अगर आपको बात याद हो तो उन्होंने कहा था कि वेव, अगर कोई वेव पार्टिकल नेचर शो कर सकता है, अगर कोई वेव पार्टिकल नेचर शो कर सकता है तो कोई पार्टिकल भी तो वेव नेचर शो कर सकता है। ये उनका कोट था। तो उसी से फिर हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है हम उसे एक पार्टिकल मान रहे थे, पर इट इज़ इट सेल्फ अ वेव, वो अपने आप में ही एक वेव है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, व्हाट इज़ इट? इलेक्ट्रॉन इज़ अ वेव। और अगर वेव है तो यानी कि इसके अंदर जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो डेवलपर्स थे उन्होंने क्या यूज़ किया? उन्होंने यूज़ की वेव मैकेनिक्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से उन्होंने वेव मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए इसके अंदर। तो अभी आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ही आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये हमारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये ऐसे बन के हमारे बनाते हैं दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब हम क्योंकि वेव मैकेनिक्स की बात करेंगे तो वेव मैकेनिक्स में आपको याद हो तो श्रोडिंगर ने एक सिंबल दिया था जाई का, ये यूज़ करते हैं हम वेव के लिए। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या है? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि इट सेल्फ अ वेव, खुद ही में ही वेव है। यानी कि इसे मैं कह सकता हूँ जाई 1 जाई 2। तो जब जाई 1 जाई 2 आपस में मिले तो उन्होंने क्या बनाई? दो नई ऑर्बिटल्स बनाई, ठीक है। तो ये समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये एक वेव है, जब इसे दूसरी वेव के साथ जोड़ा जाता है तो ये इंक्रीज हो जाती है, मतलब इसका ऊपर वाला हिस्सा ऐसे जुड़ जाएगा, नीचे वाला हिस्सा ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। पर अगर वेव को हम माइनस करते हैं, यानी कि ये वेव माइनस दिस वेव, तो हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो जब हम वेव को ऐड करते हैं तो इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब हम माइनस करते हैं तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। प्लस कर रहे हैं तो कुछ नया बन रहा है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और माइनस कर रहे हैं यानी कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब हम देखते हैं कि जब जाई 1 प्लस जाई 2 होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या चीज़ बनेगी, और जब जाई 1 माइनस जाई 2 होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या चीज़ बनेगी, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर जाई 1 प्लस जाई 2 हुआ और यहाँ पर जाई 1 माइनस जाई 2। तो जब जाई 1 प्लस जाई 2 होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जब जाई 1 माइनस जाई 2 होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है।
Zy1 माइनस Zy2 यानी कि डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, Zy1 प्लस Zy2 यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम कहते हैं एंटाई बॉन्डिंग, और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हम कहते हैं बॉन्डिंग। ठीक। एंटाई बॉन्डिंग की जो एनर्जी होती है वो होती है मोर, यानी कि इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, जिस वजह से ये होता है लेस स्टेबल। और जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यानी कि जहाँ पर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स और ये एंटाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, जहाँ पे ऐसा कुछ होता है बॉन्डिंग जैसा, वहाँ पर एनर्जी जो है वो लेस होती है, क्योंकि कम एनर्जी है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, यानी कि स्टेबिलिटी मोर है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो एक बार रिवीजन ले लेते हैं दोबारा से, क्या क्या अभी तक हमने सीखा उसका एक रिवीजन ले लेते हैं। तो हमने सीखा कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी कि Zy1 और Zy2, Zy होता है वेव फंक्शन, ये यूज़ किया जाता है वेव के लिए। अब आप कहेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए हमने क्यों यूज़ किया, तो एटॉमिक ऑर्बिटल होती क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल इटसेल्फ अ स्पेस, अ 3D स्पेस, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक वेव है तो एटॉमिक ऑर्बिटल इटसेल्फ अ वेव, अपने आप में ही वो वेव है। ठीक है, तो हम इनके लिए यूज़ करते हैं वेव फंक्शन Zy1 Zy2। ठीक। जब ये आपस में इंटरफेरेंस हुआ इनके बीच में, हम इंटरफेरेंस यूज़ करेंगे यहाँ पर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर, हम इंटरमिक्सिंग भी कह सकते हैं, पर क्योंकि एक स्टैंडर्ड वर्ड है तो इसलिए Zy1 Zy2 हुआ, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो आपस में इंटरमिक्स की, इंटरफेरेंस हुआ उनके बीच में और उन्होंने दो नई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बना ली। अगर Zy1 माइनस Zy2 होता है तो बनती है एंटाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, एंटाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, और हम उसे कहते हैं डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर होता है Zy1 प्लस Zy2 तो हम उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनती है उसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है। अब मैंने ये ऊपर क्यों बनाया, ये नीचे क्यों बनाया, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। ये लॉजिक क्या है कि जो एंटाई बॉन्डिंग होती है इसके पास में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये होता है लेस स्टेबल। जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल होगा। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के पास होती है लेस एनर्जी एज़ कम्पेयर टू एंटाई बॉन्डिंग, और जिस वजह से ये मोर स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल। इसी वजह से जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उससे हमने इनको नीचे दिखाया है। क्यों? क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन है किसकी, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशंस की, कि किस तरीके से और कौन कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो कंबाइन होकर के ऐसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जन्म देंगी। तो ठीक है, अब हम देखते हैं उन कंडीशंस को। तो इनमें से पहली कंडीशन है कि जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी, यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी, इंटरमिक्स करेंगी या इंटरफेरेंस होगा उनके बीच में, तो उनकी जो एनर्जी है या तो वो बिल्कुल सेम हो या नियरली सेम हो। कहने का मतलब ये है, अभी नहीं, उसको मैं आपको समझाऊंगा इस कंडीशन के बाद, कि जो हमारी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दे मस्ट हैव सेम शेप और सिमेट्री।
यानी कि उनकी सेम शेप होनी चाहिए और सिमेट्री होनी चाहिए, यानी कि 1s वाला 1s से ही ओवरलैप करेगा, 1s वाला 2s के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? पहली बात तो एनर्जी डिफरेंस और दूसरी बात सिमेट्री में डिफरेंस। तो ये हमारी दो कंडीशंस हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हैं जिनको हमको याद रखना है इन। तो हम देखते हैं कि आपने क्या देखा होगा कि जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन से ऑर्बिटल्स? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वो कैसे होते हैं? एस पी डी एफ, यही देखिए हमने, यही पढ़े हैं, एस पी डी एफ। लेकिन कमाल की बात ये है कि जो हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, वो इस फॉर्म में नहीं होते, एस पी डी एफ जी नहीं, ऐसे नहीं होते। उनके सिंबल्स अलग है, सिग्मा, पाई, डेल, और ऐसे ही आगे चलते रहते हैं। यानी कि हम इन सिंबल्स को यूज़ करेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को शो करने के लिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं बतानी रह गई कि जो एंटाई बॉन्डिंग की जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनती हैं, यानी कि एंटाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, उनको दिखाने का तरीका क्या होता है कि हम उनके लिए तारा यूज़ करते हैं, स्टार। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है सिग्मा स्टार 1s, तो ये जो है ये कैसे बनी होगी? ये बनी होगी Xi1 माइनस Xi2 से, ठीक है। इसको अलग दिखाने के लिए हम तारा यूज़ करते हैं, और जो हमारे बॉन्डिंग के होते हैं उन्हें सिंपली इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम सीखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। तो हम देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम्स। इनमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपके एकेडमिक हो चाहे कंपटीशन के हो, कि एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनाइए। एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, क्योंकि अभी हमने देखा था 1s यानी कि सेम शेप और सेम एनर्जी वाले ही ओवरलैप या इंटरफेरेंस होता है उनके बीच में, ठीक। और ये कोई भी दो एटम्स हो सकते हैं जिनकी ये ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रही हैं, ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हुई और एक इन्होंने एटॉमिक ऑर्बिटल बनाई। इसी तरीके से दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल बनाई, सॉरी मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाई, क्योंकि ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होकर के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि ये होगी एंटाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्योंकि 1s है तो मैंने कहा सिग्मा स्टार 1s, और ये मैंने लिखी सिग्मा 1s। दिखाई दे रहा आपको ये सिग्मा स्टार? मैं दोबारा लिख देता हूँ, सिग्मा स्टार 1s। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक 1s ऑर्बिटल दूसरे 1s ऑर्बिटल के साथ में इंटरमिक्स हुई और उसने क्या बनाया? उसने बनाया ये, ठीक है। और क्योंकि ये प्लस हो रहा है यानी कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यानी कि ये है हमारी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि इसके लिए यूज करेंगे हम सिग्मा 1s। और जब 1s माइनस 1s हो जाए, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि कुछ घटेगा, और घटेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा। क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो यहाँ पे बनेगा एंटाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि हम इसे इस तरीके से दिखाएंगे, इसे हम दिखाएंगे सिग्मा स्टार 1s। और ये मैंने डॉट जो डॉट बनाई है लाइन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो डिक्रीज हो गई है, यानी कि कम हो गई है। जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कम हो गई है, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बन गया नोडल प्लेन। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पानी की जो टेंडेंसी है वो कम है, वहाँ पर हम उसे कहते हैं नोडल प्लेन। तो जब एंटाई बॉन्डिंग होगा एस ऑर्बिटल्स के इंटरफेरेंस का, तो वहाँ पर आपसे पूछेंगे कितने नोडल प्लेन है, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर एक ही नोडल प्लेन है, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जब 2p वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरफेरेंस होता है उनके बीच में, तो क्या होता है? तो हम देखने वाले हैं कि जो हमारे 2p ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरीके से इंटरमिक्स होकर के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया ये 2p। अच्छा, एक बात समझने वाली जो है वो ये है कि हमारी जो p ऑर्बिटल होती है वो कुछ तरीके से होती है, ये 2px, ये 2py, ये 2pz, ये ओरिएंटेशन है कि किस एक्सिस में बनी हुई है, ठीक है। तो एक कन्वेंशन है कि सभी बुक्स से फॉलो कर रहे हैं कि जो 2pz है वो ये मान लिया उन्होंने कि ये हमेशा सिग्मा बनाएगा, यानी कि जब 2pz से मिलेगा, इंटरमिक्स करेगा, तो वो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएगा वो सिग्मा बनाएगा। बाकी 2px 2py क्या बनेंगे? ये बनेंगे पाई। ऐसा हमने अपना कन्वेंशन माना हुआ है। तो जब हम बात करेंगे सिग्मा की, जैसे करने वाले हैं, तो हम वहाँ पे कंसीडर करेंगे 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमने ले ली 2pz। जब ये ऐसे बनी तो उन्होंने दो ऑर्बिटल्स को जन्म दिया 2pz, क्योंकि ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये होगा सिग्मा 2pz और ये होगा सिग्मा स्टार 2pz। क्योंकि एंटाई बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, इनकी एनर्जी कम है, ये ज़्यादा स्टेबल है, इनकी एनर्जी ज़्यादा है, ये लेस स्टेबल है, ठीक है। ये तो हुआ इसका एनर्जी लेवल डायग्राम। ये क्या है? ये है इसका एनर्जी लेवल डायग्राम। ये इसका एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब हम देखते हैं कि असल में जो हम पीछे भी देखते रहे हैं, किस तरीके से डायग्राम बनाते थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग का, उस तरीके से कैसे ये मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बन रही हैं। जैसे कि ये पी ऑर्बिटल जब इस पी ऑर्बिटल से ऐड हुई, ये क्या है? 2pz, ये क्या है? 2pz। तो क्या होगा जब ये 2pz ऑर्बिटल माइनस हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा 2pz के साथ, तो क्या होगा? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो होगा कुछ ऐसा, और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब होगा कुछ ऐसा, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएंगे हमारे नोडल प्लेन्स, ठीक। क्योंकि ये ऐड हो रहा है तो हम कहेंगे सिग्मा 2pz, और ये माइनस हो रहा है तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं, ये कहेंगे सिग्मा स्टार 2pz। ये एंटाई बॉन्डिंग है और ये वाला बॉन्डिंग है। इसमें कितने नोडल प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं आपको? इसमें है हमारे 2 नोडल प्लेन, और यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर है हमारे 3 नोडल प्लेन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ आने चाहिए और याद होने चाहिए कि इसमें कितने नोडल प्लेन्स होते हैं, या फिर आप इनके डायग्राम्स याद रखिए। तो हम देखने वाले हैं कि p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगी तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। अभी मैं आपको समझा दिया कि पाई बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पर 2px और 2py ऑर्बिटल्स को कंसीडर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं किस तरीके से पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। तो मैंने आपको बताया था पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाने के लिए हम कंसीडर करेंगे या तो 2px या 2py। 2px ले रहा हूँ, तो 2px लेकर के ये एक मोलिकुलर ऑर्बिटल बनी और ये एक मोलिकुलर ऑर्बिटल बनी। अब आप कहेंगे कि दो ही क्यों बन रही है? क्योंकि मैंने बताया कि जब वेव या तो ऐड होगी या माइनस होगी, ऐड होगी तो बनेगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, माइनस हो जाएगी तो बनेगा एंटाई बॉन्डिंग, इसलिए दो बन रही है, ठीक है। ये भी 2px, ये हुआ हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव हुआ है और क्योंकि हम बात करें 2px की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई 2px, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा पाई स्टार 2px, ठीक है। ये तो हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम, ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम। अब हम देखते हैं कि असल में क्या हो रहा है।
आपको पता होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखा होगा कि पाई बॉन्ड भी तभी बनता है जब वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है इस तरीके से। तो हम यहाँ बनाएंगे भी इस तरीके से, जब ये इस तरह से ऐसे मिल जाए तो क्या होगा, जब ये ऐसे माइनस ऐसे हो जाए तो क्या होगा, जब ये ऐड हो जाएंगे तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ रहेगा एक मॉडल प्लेन, और जब ये माइनस हो रहे हैं यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कौन सा इंटरफेरेंस है, ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये कंस्ट्रक्टिव है तो ये हो जाएगा पाई 2px। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, और इसमें कितने मॉडल प्लेन है, 2 मॉडल प्लेन्स, और हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पाई स्टार 2px। ठीक है, तो आपको ये लेवल डायग्राम समझ में आ गए होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स की या सिंपल मॉलिक्यूल्स की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं। और इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं है कि अब पूरे के पूरी मॉलिक्यूल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है इसका तरीका मैं निकाल लिया है वैसे तो, पर असल में ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप देखेंगे मैं भी लिख के बताऊँ आपको, वो आपको याद करनी पड़ेगी। तो जो आप देखोगे वो सब एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटली एक्सट्रैक्ट की गई है, तो जो लिख दिया गया वो फॉलो करना पड़ेगा। तो ठीक है, देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को। अभी जो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताने वाला हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किस के लिए वैलिड है वो जानना बहुत जरूरी है। तो वैलिड ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन्स, वैलिड ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू और लेस देन 14, यानी कि जो भी यहाँ पर लिखी जाने वाली है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वो सिर्फ या तो 14 इलेक्ट्रॉन्स या उससे कम इलेक्ट्रॉन्स जिस मॉलिक्यूल के अंदर होंगे उसी के लिए वैलिड है। तो जो मैं लिखने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप उसे लिख करके याद करें। तो चलिए लिखते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इज इक्वल्स टू, मैं नीचे लिख देता हूँ, पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py सिग्मा 2pz। ऐसे ही पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py और फिर एंड में सिग्मा स्टार 2pz। तो सबसे पहला तो आपका काम यही बनेगा कि आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को क्या करें, याद करें। और अगर आपको एक बार याद हो गई तो बिलीव मी आप सभी मॉलिक्यूल्स की जिनकी भी अंदर इलेक्ट्रॉन्स 14 या उससे कम है आप चुटकी में निकाल देंगे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कीजिए, 5 मिनट से समय दें। उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उन क्वेश्चन को करेंगे और अपना कॉन्सेप्ट धांसू करके खत्म करेंगे। चलिए ठीक है, तो हमने आपको क्या बताई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने का तरीका। फॉर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू और लेस देन 14 सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। और ये जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ यही इनका क्रम रहेगा एनर्जी का भी, कि सिग्मा 1s से ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s की है, सिग्मा स्टार 1s से ज़्यादा एनर्जी सिग्मा 2s की है, उससे ज़्यादा इसकी, उससे ज़्यादा इन दोनों की, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम होती है। ठीक है, तो सिग्मा पाई 2py, उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर दोबारा से पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहेगी। अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं गिनेंगे, यहाँ पर हम उसके असल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो गिनेंगे, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें कैसे फिल करेंगे सिग्मा 1s2, यही बनेगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सब कुछ वैसे ही रहने वाला है जैसे कि हम पढ़ते आए हैं कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p में आ सकते हैं हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स, सब कुछ वैसे ही रहेगा। पर फ़र्क क्या हो जाएगा कि यहाँ पर सिग्मा 1s हो गया। ठीक है, अब मैं कहूँ कि s2 प्लस का बताइए। s2 प्लस का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुका, यानी कि यहाँ हो गया है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s1। और अगर मैं कहूँ s2 माइनस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और आ गया यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप सभी को, क्योंकि अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम कुछ नए टर्म्स सीखने वाले हैं, जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर, नेचर ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ एंड मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते रहेंगे। अब यहाँ पर जो हम सीखने वाले हैं वो है हमारा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग माइनस डिवाइड बाय 2। बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटायर बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। यानी कि अगर मैं आपसे S2 का बॉन्ड ऑर्डर पूछूं तो क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग कितने हैं, 2, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स 2, एंटायर बॉन्डिंग में है ही नहीं तो 0 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है, 1। H2 प्लस की बात करें तो यहाँ अगर इसका मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो कितना आएगा,
सिग्मा 1s1 है यानी कि बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, एंटाई बॉन्डिंग में नहीं है, डिवाइड बाय 2, तो कितना आया 1/2 यानी कि 0.5। तो यही है इसकी वैसे देखा जाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एक एडवांटेज ये भी है कि ये डेप्थ में बातें कर रहा है। अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यही तो पढ़े हैं। पर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है कि यहाँ पर ढाई बॉन्ड भी बन सकता है। अब यहाँ आगे देखेंगे तो 3/2, 1/2 ऐसे ऐसे बॉन्ड्स बन रहे हैं, यानी कि 2.5, 3.5, 1.5 इतने इतने बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो ये डेप्थ में बात कर रहा है। अब हम देखते हैं H2 माइनस का। यहाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना, यहाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटाई बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, इसका भी 1/2। ठीक, अगर आपसे मैं पूछूं कि इसका स्टेबिलिटी का आप मुझे ऑर्डर बताइए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। नॉर्मल हमारी नॉलेज कहती है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा उसी की होगी। क्यों? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा उसी की होगी। कहने का मतलब है कि जो हमारा स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब हो गया जो बॉन्ड्स हैं वो जितने ज़्यादा होंगे, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग है वो उतनी स्ट्रॉन्ग है, तो उसे तोड़ने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहेगी, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से कहा गया है कि जो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर आप यहाँ देखें तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है? H2 का 1, बाकी के तो 1.5 है। अब यहाँ पर आता है एक छोटा सा ट्विस्ट, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, यानी कि दोनों की स्टेबिलिटी सेम नहीं। जब भी बात स्टेबिलिटी की आ जाएगी तो हम वहाँ पर चेक करेंगे कि वहाँ पर एंटाई बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स किसके पास हैं। जिसके पास एंटाई बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसका मतलब है कि वो लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपने पढ़ा था, उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, जिस वजह से वो लेस स्टेबल होता है। तो ये पूरे मॉलिक्यूल को लेस स्टेबल बना देगा, जिस वजह से स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर बनेगा वो ये बनेगा, सबसे ज़्यादा H2, उसके बाद H2 प्लस और सबसे कम H2 माइनस। ठीक है, तो ये था हमारा बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटाई बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। तो अब हम सीखेंगे बॉन्ड लेंथ निकालनी और मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की। देखिए बॉन्ड लेंथ, यहाँ पर ना थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें हम करके इसको समझेंगे। जो हमारी बॉन्ड लेंथ है उसका मतलब क्या है कि जो दो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो कितनी लेंथ पर जुड़े हुए हैं, यही तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो यही कहती है। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे यानी कि बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा छोटी होती चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती चली जाएगी, क्योंकि वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता चला जाएगा। ठीक, तो हमें क्या समझ में आया कि जिसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होगी। जैसे कि यहाँ पर देखें तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा था, H2 का। ठीक है, जैसे कि हम H2 की बात करें तो उसका बॉन्ड ऑर्डर था 1 बॉन्ड ऑर्डर है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ उसी हिसाब से हो जाएगी। तो क्योंकि H2 की बॉन्ड लेंथ H2 प्लस H2 माइनस से सबसे ज़्यादा है, जिस वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी इन तीनों के कंपैरिजन में। H2 की बॉन्ड ऑर्डर उससे कम है, जिस वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ H2 से ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि सब कुछ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये हमारा ऑर्डर है किसका? ये हमारा ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का। तो हमने क्या देखा, जो बॉन्ड लेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। अब क्योंकि यहाँ सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये चेक नहीं करेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी
ज़्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर दो मॉलिक्यूल्स का सेम बैठ रहा है, इसका मतलब उन दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम है। जैसे कि यहाँ पर H2 प्लस और H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, जिस वजह से H2 प्लस की और H2 माइनस की, इन दोनों की जो हमारी बॉन्ड, इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम है। सिर्फ बॉन्ड लेंथ सेम है, बात ध्यान दें, और कुछ सेम नहीं है। स्टेबिलिटी सेम नहीं हो जाएगी इस वजह से, सिर्फ बॉन्ड लेंथ सेम है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक नेचर की। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक नेचर की। किसकी? मैग्नेटिक नेचर की। जो मैग्नेटिक नेचर है वो दो तरह का होता है। एक होता है हमारा पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायामैग्नेटिक। यानी कि एक होता है पैरा और जो दूसरा है वो होता है डाया। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो होते हैं अनपेयर्ड। यानी कि पैरामैग्नेटिक वो होते हैं, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं या वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं अपने पास में। और डायामैग्नेटिक वो होते हैं जो पेयर्ड रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये बात आपको भी समझ में आ जाएगी जब हम आपको एग्जांपल्स दिखाएंगे। पहला ये समझिए कि मैग्नेटिक नेचर दो टाइप का होता है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसके अंदर होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। डायामैग्नेटिक वो होता है जिसके अंदर होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हम जो हमारे एग्जांपल्स लिए हुए थे हमने H2, H2 प्लस, H2 माइनस, अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायामैग्नेटिक है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारा मैग्नेटिक नेचर है वो दो टाइप का है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके पास होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डायामैग्नेटिक जिनके पास होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो H2 के पास में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये है हमारा है डायामैग्नेटिक। अगर हम H2 प्लस को देखें तो उसके पास में है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डेट मीन्स इट इज़ पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएं, और डायमैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आते ही थोड़ा सा रिपेल हो जाए। H2 माइनस की बात करें तो इसके पास भी क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये भी हमारा पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस की बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटाई बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। फिर हमने बात करी स्टेबिलिटी की, कि जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा उसके प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी होगी। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, बॉन्ड ऑर्डर कम तो स्टेबिलिटी कम। उसके हमने बात करी बॉन्ड लेंथ की, कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। अगर दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है इसका मतलब कि उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी सेम है। उसके बाद हमने अब बात करी मैग्नेटिक नेचर की। मैग्नेटिक नेचर दो टाइप का होता है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, डायामैग्नेटिक जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है। पैरामैग्नेटिक मैग्नेट की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है, डायामैग्नेटिक जो रिपेल हो जाए। और यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया, एग्जाम्पल्स भी दिखा दिए। आशा है कि आप सबको समझ गए होंगे। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। और एक चीज़ और रह रही है कि ये तो हो गया जो हमने आपको अभी ये ऊपर दिखाई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड है जिनके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स या उससे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। पर जिनके पास उससे ज़्यादा हैं उनके लिए कौन सी डिफाइंड है? उनके लिए भी डिफाइंड है, वो आपको आगे बताएंगे। अभी आप इसका या तो स्क्रीनशॉट या फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आपको उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और उनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर सब कुछ बताना है। तो मैं लिखता हूँ और आप अपनी कॉपी पेन लीजिए और उनको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हीलियम की बात करेंगे, He2, फिर He2 माइनस, फिर B2, फिर Be2, फिफ्थ C2, सिक्स्थ C2 माइनस।
ठीक है, तो ये मैंने आपको 6 सवाल दिए हैं, आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और इनके सभी प्रॉपर्टीज़, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, मैग्नेटिक नेचर, सब कुछ लिखने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज करें और करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आप लोग अपना ट्राई कीजिए, मैं अपना करता हूँ। तो He2, इसके पास सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 2 हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। He2 माइनस, यानी कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहीं से निकल जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। B2, बी बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, 2 4 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, 2 4 6 8 और बचे 2 और, यानी कि अभी यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, ये जो बोरोन वाला मैंने एग्जांपल लिया, मैंने इसीलिए लिया, ये यहाँ पर मैं आगे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे इसके बाद आएगा π2px इज इक्वल्स टू π2py, ठीक है। क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है तो आपको हंस रूल याद होगा। हंस रूल कहता है कि अनपेयरिंग रहेगी जब तक हाफ फिल्ड नहीं हो जाता, तब तक पेयरिंग नहीं होगी। तो 2 4 6 8, अब हमारे पास 2 और इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, उसके बाद जाएगा इसमें। एकदम से आप इन दोनों को 2 2 से फिल मत कर देना, गलत हो जाएगा, इस तरीके से करना, ठीक है। दूसरे सवाल पे Be2, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन की तो ये यहाँ तक आ जाएगी, 2 4 6 8, यानी कि ये उतर जाएगी यहाँ तक। C2, कार्बन, कार्बन का होता है 6, यानी कि ये हो गया 12, भाई 6 होता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 6, तो 12 हो गया। यानी कि 12 के लिए 2 4 6 8 10, मैं लिख देता हूँ, चलिए, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, या आप ऐसे ना लिख करके इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, के डैश, के डैश का मतलब ये वाले दोनों, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, के डैश। ये हो गए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स, के हम इसको लिखते हैं, के डैश इसको लिखते हैं। तो 2 4 6 8, 8 इलेक्ट्रॉन यहीं आ गए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिखाएंगे, 2px इज इक्वल्स टू 2py। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, पहले ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर एक और आएगा तो 2, फिर यहाँ पर एक और आएगा 2 2, यानी कि 8 और 2 2 4, इस तरीके से कार्बन का फिल होगा। उसके बाद आता रहता है C2 माइनस, यानी कि के डैश। उसके बाद π2px2 इज इक्वल्स टू π2py2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यहाँ आ जाएगा हमारा सिग्मा स्टार 2pz1, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है, आशा है कि आपने भी कर ली होगी। और अब हम इनका मैग्नेटिक नेचर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ उसी तरीके से निकाल सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। क्योंकि हम आ गए हैं अपनी वीडियो के एंड में, तो मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 14 ही नहीं, अब हम 15 से 20 तक के अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर, उसके लिए भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम उसकी बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं उसको। तो मैंने आपको बताया था कि 14 इलेक्ट्रॉन्स या उससे कम के लिए ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलिड है। ये किसके लिए वैलिड है, लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं 15 इलेक्ट्रॉन्स की। अब आप कहेंगे कि मैंने इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्यों रहने दिया और बाकी को क्यों मिटा दिया, क्योंकि इसी से ही 15 वाली का बर्थ होगा। कैसे, एक थोड़ा सा चेंज करना है बस हमें। ये जो 2pz है, वो भी सिग्मा 2pz, इसे हटा करके हमें कहाँ लाना है, इसकी जगह पे 2p 2py की जगह। ध्यान दीजिएगा, वरना शायद आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे गए इधर उधर
तो आपका गलत हो जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। सिग्मा 2p(z) और जहाँ पर सिग्मा 2p(z) था वहाँ पे लिख दीजिए पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई 15 to 20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऐसे तो कुछ समझ में आएगा नहीं, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे फेमस एग्जांपल ऑक्सीजन का, जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एकेडमिक हो चाहे हमारा कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सभी में आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में सबसे पहले आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ऑक्सीजन का नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि 8। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स। 15 से ज़्यादा हैं तो हम ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे। लगाते हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, 2 4 6 8 10, पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, 2 2 2 4 6 8 10 12 14 और x इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। और हंस रूल की मदद से एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। गिन लेते हैं एक बार, 2 4 6 8 10 12 14 15 16 इलेक्ट्रॉन्स भर गए पूरी तरीके से। तो ये हो जाती है हमारी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि भाई O2 माइनस की बताइए, O2 प्लस की बताइए, अगर हम प्लस की बात करते हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, और अगर माइनस की बात करते हैं तो यहाँ 2px में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो ये आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है भाई, इतना तो मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ कि जो मैंने आपको बताया है उसकी मदद से आप ये वाला काम कर लेंगे। तो ऑक्सीजन का एक सवाल आता है कि ये पैरामैग्नेट है कि डायामैग्नेटिक है। अगर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से देखें तो आपको ये डायामैग्नेटिक नज़र आएगा, पर असल में ये डायामैग्नेटिक नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये पैरामैग्नेटिक होता है। तो पैरामैग्नेटिक होने के लिए क्या था कि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों जगह पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस वजह से पैरामैग्नेटिक। डन। ठीक है, और अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटायर बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। तो अगर आप यहाँ देखें तो बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटायर बॉन्डिंग एंटायर बॉन्डिंग, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, यानी कि के और के डैश वाले तो ख़त्म हो जाएंगे। तो आप यहाँ से देखना शुरू करें, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं हम, 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में और एंटायर बॉन्डिंग में है 2 इलेक्ट्रॉन्स और डिवाइड बाय 2, यानी कि ये हो गया 4/2 यानी कि 2। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 ही बॉन्ड्स बनते हैं, तो ये हो गया हमारा उसका बॉन्ड ऑर्डर। तो यही है हमारी आज की वीडियो में, और आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, ताकि आपको और ऐसे ही अच्छी वीडियोस हमारे चैनल से मिलती रहें। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।